ये कहानी है मशीनों की, कारखानों की और तरक्की की उस तेज दौड़ की जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। पर रुकिए, ये सिर्फ लोहे और धुएं की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी है दो दुनियाओं के टकराने की, पुराने और नए के बीच की एक जबरदस्त जंग की और उन बदलावों की जिनकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। 20वीं सदी की शुरुआत में छपी एक तस्वीर उस पूरे दौर की सोच को हमारे सामने रख देती है। देखिए, एक तरफ है अलादीन, पूरब की पहचान, जो अपने जादुई चिराग से पलक झपकते ही खूबसूरत महल बना देता है। ये अतीत की कला और परंपरा का जादू है। और दूसरी तरफ है पश्चिम का मैकेनिक, जो अपने औजारों से बड़े बड़े पुल, जहाज और आसमान छूती इमारतें खड़ी कर रहा है। ये नए जमाने का टेक्नोलॉजी का जादू है। मतलब ये तस्वीर एक तरह का ऐलान थी कि भविष्य तो भाई मशीनों का ही है। लेकिन ये जो नया युग था, जिसकी पहचान हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से करते हैं, वो दरअसल फैक्ट्रियों में शुरू ही नहीं हुआ। नहीं, इसकी जड़ें तो यूरोप के गांवों में थीं, शहर की भीड़-भाड़ से कोसों दूर। इस दौर को समझने की चाबी है ये एक शब्द, आदि औद्योगीकरण। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ी बड़ी चिमनियां नहीं है, पर फिर भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर सामान बन रहा है। ये कैसे मुमकिन था? तो ये सिस्टम एक अदृश्य नेटवर्क की तरह काम करता था। शहर का कोई सौदागर गांव के किसान परिवार को ऊन या कपास दे देता था और साथ में एडवांस पैसा भी। अब किसान अपने खेतों का काम निपटाने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ घर पर ही सूत काटते और कपड़ा बुनते थे। फिर ये तैयार माल शहर पहुंचता, लंदन जैसे बड़े फिनिशिंग सेंटर्स में उसे आखिरी टच दिया जाता और वहां से पूरी दुनिया के बाजारों में बेच दिया जाता। क्या कमाल का रिश्ता था शहर और गांव के बीच। अब कहानी के असली अखाड़े में चलते हैं, ब्रिटेन। वो जगह जहां नई नई मशीनें बन तो रही थीं, लेकिन फिर भी इंसानी हाथ की कीमत कम नहीं हुई थी। ये हाथ और मशीन की एक बड़ी ही दिलचस्प जंग थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर मशीनें इतनी शानदार थीं, इतनी तेज थीं, तो फैक्ट्री के मालिक उन्हें फौरन अपनाने में हिचकिचा क्यों रहे थे? मतलब कौन हाथ से काम करवाना चाहेगा जब मशीनें चुटकियों में काम कर सकती हैं? इसका जवाब बड़ा सीधा और बिजनेस वाला था। पहली बात तो ये कि मजदूर बहुत सस्ते और बहुत सारे थे, तो महंगी मशीनों पर पैसा क्यों बर्बाद करना। दूसरी बात, कई काम सीजनल होते थे, मतलब साल के कुछ ही महीने चलते थे, तो बाकी के महीने मशीनें तो बेकार ही पड़ी रहती। और सबसे ज़रूरी बात, बाजार को चाहिए थी वैरायटी, ऐसी बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकार की चीज़ें जो सिर्फ माहिर हाथ ही बना सकते थे। सोचिए, उस जमाने में 500 तरह के हथौड़े बनते थे। ये काम मशीनें भला कैसे करती? और हाँ, अमीर लोगों के लिए तो हाथ से बनी चीज़ें खरीदना एक स्टेटस सिंबल था। लेकिन बदलाव की इस लहर को रोकना नामुमकिन था। स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनों के आने से कताई का काम कई गुना तेज हो गया। अब एक ही मजदूर एक साथ कई धागे बना सकता था। पर इस तेजी की एक कीमत चुकानी पड़ी। हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं को लगा कि उनकी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी, और इसी डर ने गुस्से को जन्म दिया और उन्होंने इन नई नई मशीनों पर हमले करने शुरू कर दिए। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब ब्रिटेन में मशीनें धड़ल्ले से चल रही थी, तब दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजार यानी भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा था? ये कहानी है भारत के बाजार के पूरी तरह से बदल जाने की। इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरी अर्थव्यवस्था के ढह जाने की कहानी है। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों का अपने व्यापार पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन सिर्फ 100 साल के अंदर भारत के कुल निर्यात में कपड़े का हिस्सा 33% से गिरकर सिर्फ 3% रह गया। मैनचेस्टर की मिलों में बने सस्ते कपड़े ने भारतीय बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और इस बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया किरदार मैदान में उतारा, गुमाश्ता। ये कंपनी के तनख्वाह पाने वाले एजेंट थे, जिनका सिर्फ एक काम था, बुनकरों पर सीधी निगरानी रखना। उन्होंने उन पुराने स्थानीय व्यापारियों की जगह ले ली जिनके बुनकरों से पुश्तों के रिश्ते हुआ करते थे। और इसी के साथ बुनकरों की आज़ादी का दौर खत्म हो गया। अब वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहे। उन्हें कंपनी से ही कर्ज लेकर उसी के लिए काम करना पड़ता था। दाम भी कंपनी ही तय करती थी। और ये जो गुमाश्ता थे, ये बाहर के लोग थे जिनका बुनकरों से कोई लेना देना नहीं था। काम में जरा सी भी देरी होने पर बुनकरों को पीटा जाता था। ये एक नई और बहुत ही क्रूर व्यवस्था थी।
लेकिन भारतीय उद्यमशीलता की जो भावना थी वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इस मुश्किल भरे दौर में भी कुछ भारतीय उद्यमियों ने हिम्मत दिखाई और अपने दम पर एक नए औद्योगिक भविष्य की नींव रखी। द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा, ये वो नाम हैं जिन्होंने भारत में कारखानों की शुरुआत की। 1854 में बम्बई में पहली सूती मिल लगी और एक दिलचस्प बात यह है कि इन शुरुआती उद्योगों के लिए पैसा अक्सर चीन के साथ होने वाले व्यापार से आता था, जिसमें अफीम का निर्यात भी एक बड़ा हिस्सा था। ये दिखाता है कि उस वक्त दुनिया के व्यापारिक रास्ते कितने पेचीदा और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अच्छा, फैक्ट्रियां तो खुल गईं, पर उनमें काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आते? यहीं एंट्री होती है जॉबर की। ये मिल मालिक का कोई पुराना भरोसेमंद आदमी होता था जो अपने गांव जाता था और लोगों को काम का भरोसा देकर शहर ले आता था। वो न सिर्फ नौकरी दिलाता था बल्कि शहर में रहने का इंतजाम भी करता और जरूरत पड़ने पर पैसे से भी मदद करता था। इसी वजह से वो मजदूरों की दुनिया का एक बहुत ही ताकतवर इंसान बन गया था। और फिर आया पहला विश्व युद्ध और इसने भारतीय उद्योगों के लिए एक सुनहरा मौका पैदा कर दिया। हुआ ये कि ब्रिटेन की सारी मिलें जंग के लिए सामान बनाने में लग गईं। भारत में मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा अचानक से बंद हो गया। इस खालीपन को भरने के लिए भारतीय मिलों ने दिन रात काम किया। उन्हें न सिर्फ घरेलू बाजार मिल गया बल्कि उन्होंने ब्रिटिश फौज के लिए भी सामान बनाना शुरू कर दिया। ये भारतीय उद्योग के लिए एक जबरदस्त बूस्ट था। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और इस बात पर नजर डालते हैं कि ये नया औद्योगिक सामान आखिर बेचा कैसे जाता था। क्योंकि सिर्फ माल बना लेना ही तो काफी नहीं होता, लोगों को उसे खरीदने के लिए तैयार भी तो करना पड़ता है। तो सवाल ये था कि लोगों को मशीन से बनी इन नई नई चीज़ों को खरीदने के लिए कैसे मनाया जाए। इसका जवाब मिला विज्ञापनों में, तस्वीरों में और लोगों की भावनाओं से जुड़ने की एक अनोखी कोशिश में। मार्केटिंग का ये तरीका सच में कमाल का था। ब्रिटिश कंपनियों ने अपने कपड़े पर मेड इन मैनचेस्टर का एक ठप्पा लगाया जो क्वालिटी की गारंटी बन गया। उन्होंने अपने विदेशी माल को भारतीय महसूस कराने के लिए देवी देवताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, कैलेंडर छपवाए ताकि उनका प्रोडक्ट लोगों की नजरों के सामने साल भर रहे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय निर्माताओं ने राष्ट्रवाद का सहारा लिया। उन्होंने अपने विज्ञापनों में भारत माता की तस्वीर लगाकर लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। ये सिर्फ सामान बेचने की लड़ाई नहीं थी, ये तो दिल और दिमाग जीतने की लड़ाई थी। तो ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाथ और मशीन की वो जंग, बाजारों पर कब्जे की वो होड़ और विज्ञापनों से बदली गई सोच, इस सारे इतिहास की परछाइयां आज की हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में कहाँ-कहाँ नजर आती हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने चारों ओर देखने से ही मिलेगा।